हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माय पैशन टीचिंग में और अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। तो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपना इंग्लिश का सिलेबस फिनिश हो चुका है, तो हम अब मैथ्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट क्या, इवन आई कैन से कि कंटिन्यू करने जा रहे हैं, क्योंकि स्टार्ट तो हम परसेंटेज वाला चैप्टर कर चुके थे, लेकिन दिन में 2-3 वीडियोस डालना पॉसिबल नहीं हो पाता था, इसलिए मैंने पहले इंग्लिश को ही फिनिश किया। अब हम परसेंटेज का कंटिन्यू करते हैं। तो परसेंटेज के गाइस आई थिंक हम 10-15 क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हम करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और ये परसेंटेज की अपनी थर्ड क्लास है। इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर, मैं शॉर्टकट लिखूँगी जितना पॉसिबल हो सकेगा, बट वो आपको समझ आ जाएगा। डिक्रीज्ड बाय 30%, देन हाउ मच परसेंट ए हाउसवाइफ शुड इंक्रीज। देखो, अगर इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो तो उस पर मत जाना, आप क्वेश्चन पे ध्यान देना बस। कंजम्पशन so that her expenditure decreased by 10%। तो उसे मतलब प्राइस डिक्रीज़ हो गया है तो वो अपनी कंजप्शन इंक्रीज़ कर सकती है, ताकि उसका एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज़ ही रहे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमेशा 100 पर मान के चलो, प्राइस भी और एक्सपेंडिचर भी। ठीक है, 100 पर अगर प्राइस डिक्रीज़ हुआ 30% डिक्रीज़ हुआ तो यानी 70 हो गया, और एक्सपेंडिचर डिक्रीज़ हुआ 10% यानी 100 से 90 हो गया। तो डिफरेंस कितने का है? 20 का डिफरेंस है। तो यानी वो 20 की कंजप्शन इंक्रीज़ कर सकती है। कितने बढ़े हुए प्राइस पे? 70 बढ़े हुए प्राइस पे। तो 2/7 × 100। तो ये इसकी फ्रैक्शन हमें पता है क्या होती है, 14:2/7। तो यानी 4/7% उसे अपनी कंजप्शन इंक्रीज़ कर सकती है, ताकि उसका एक्सपेंडिचर 10% कम हो जाए। सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर मैं इसी में ही करेक्शन कर दूँगी बार बार क्वेश्चन लिखने से अच्छा गाइस, ताकि अपना टाइम भी बच सके। इंक्रीज बाय 25%, अब हो रहा है 25% इंक्रीज, देन हाउ मच परसेंट ए हाउस होल्ड शुड डिक्रीज़। अब अगर वो इंक्रीज़ हो रही है प्राइस, तो वो अपनी कंजप्शन डिक्रीज़ करना चाहेगी, सो दैट हर एक्सपेंडिचर ओनली इंक्रीज बाय, ताकि वो बस अपना 5% ही बढ़ा हुआ माने। ठीक है, तो अगेन सेम तरीका, प्राइस भी इसी पर, एक्सपेंडिचर भी इसी पर। तो 100 पर प्राइस अगर इंक्रीज़ हुआ है 25% यानी 125 हो गया है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हुआ है 5% मीन्स 105 हो गया है। दोनों में डिफरेंस कितना है? 20 का डिफरेंस है। तो यानी वो 20 रुपीज़ की कंजप्शन डिक्रीज़ करेगी 125 बढ़े हुए प्राइस पर। तो इसकी परसेंटेज 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 4 चौके 16, तो यानी 16% वो अपनी कंजप्शन डिक्रीज़ करेगी। तो आई होप गाइस आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द इनकम टैक्स इज़ इंक्रीज्ड बाय 19%। सेकेंड क्वेश्चन था, नाउ इट इज़ थर्ड क्वेश्चन। इंक्रीज बाय 19%, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब पहले किसी ईयर में आया हुआ। द नेट इनकम इज़ रिड्यूस्ड बाय 1%, द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज़। देखो, मतलब अब जो इनकम टैक्स है चीज़ों पर वो बढ़ा दिया गया है 19%। मान लो पहले 10% लगता था, अब 19% लगेगा। और जो नेट इनकम है वो हमारे डिक्रीज़ हो गई है 1% से। तो इस टाइम पे हमारा जो हम इनकम टैक्स पे करेंगे, उसका रेट किस दर से पे करेंगे, मतलब वो तो अगेन 100 पे ही मान के चलेंगे, इनकम भी और इनकम टैक्स भी। पहले इनकम टैक्स है, फिर इनकम है। तो इनकम टैक्स 100 पे इंक्रीज़ हुआ 19%, तो कितना हुआ? 119। और इनकम हमारी 100 पे डिक्रीज़ हुई 1% यानी 99 रुपीज़ रह गई। तो यानी डिफरेंस कितने का है? 20 का डिफरेंस है। तो अब यानी 20 रुपीज़ के हिसाब से हमारा लगेगा कितने पर? इनकम पर लगेगा ना। ये ध्यान रखना है कि हमें डिनोमिनेटर में क्या लेना है, इनकम पर टैक्स लगेगा। तो 20 रुपीज़ का 99 डिक्रीज़ पर
मल्टीप्लाई बाय 100, 2000 डिवाइड बाय 19 आ गया। तो ये सोल्व करके आप कर सकते हो। 198 अगेन 198 2 0 अगेन, ये कुछ इतना परसेंट आ जाएगा हमारा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गाइस, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। आसान है गाइस, लेकिन बस एक पैटर्न फॉलो करते चलो, कुछ भी मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा बस ध्यान रखते हुए क्वेश्चन करो कि हम इंक्रीज डिक्रीज किस पे ले रहे हैं। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन। ए मैन डिपॉजिटेड 30% of the initial amount to his locker, and again after some time he deposited 25% of the increased amount. Now the amount become 13,000. How much was the initial amount? देखो गाइज, ये वाले क्वेश्चन बजाय कि 100 मान के करो, इनको डायरेक्ट फ्रैक्शन मान के कर लो। कितना करता है डिपॉजिटेड 30%, यानी 30%, और कितना करता है इंक्रीज्ड अमाउंट 25%। तो ये हो गया 3/10, ये हो गया 1/4। 10 से हुआ 13, 4 से हुआ 5, प्लस 1 होकर प्लस 3 होकर। ये वाला तरीका गाइज इसका आसान है करने का। कुछ कट रहा है तो काट दो, 5 दूनी 10, तो ये 4 दूनी 8 हो गया, इधर 13 रह गया। तो पहले उसकी यानी इनिशियल अमाउंट 18 थी इनिशियल, और नाउ 13 हो गई है उसकी अमाउंट। तो निकालना क्या है, हाउ मच वाज द इनिशियल अमाउंट। और एक चीज़ और दी हुई है इसमें, नाउ द अमाउंट बिकेम 13,000। तो 13 एज पर क्वेश्चन 13 किसके अप्रोक्सीमेट है, 13,000 के। तो 1 अप्रोक्सीमेट हो गया 1,000 के। तो इनिशियल अमाउंट 8 हो गई, 8 × 1000 8,000, यानी उसने 8,000 रुपीज़ जमा कराए थे, डिपॉजिट कराए थे, और बढ़कर उसकी अमाउंट कितनी हो गई 13,000। आई होप गाइस समझ आया होगा आपको। ये हम इस तरह के क्वेश्चन ये बीच में आ गया है, पहले कर चुके थे वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर is increased by 20%, then by, अब इसमें थोड़ा कुछ ऐड हो गया, then by how much, तरीका वही रहेगा, kg a housewife should reduce her consumption so that her expenditure will only be increased by 5% if her original consumption is 72 kg। तो गाइस तरीका वही रहेगा, बस थोड़ा ध्यान रखो। प्राइस इंक्रीज़ हुआ 20%, यानी कितना हो गया 120। एक्सपेंडिचर ओनली इंक्रीज़ कितना करना है हमें 5%, यानी 105। यहाँ तक करते थे। डिफरेंस कितने का है 15 का, यानी अब उसे 15 रुपीज़ की कंजप्शन कम करनी पड़ेगी 120 रुपीज़ पर। यहाँ से हमारा फ्रैक्शन आ गया 1/8। और हमने स्टार्टिंग में ही क्या सीखा था, ये इनिशियल को दर्शाता है, या बोल सकते हैं ओरिजिनल नंबर वैल्यू या नंबर को दर्शाता है हमारा, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, इफ़ हर ओरिजिनल कंजप्शन इज़ 72, यानी एज़ पर क्वेश्चन हमारा 8 किसके इक्विवेलेंट दे रखा है 72 kg। तो 1 हो गया 72 डिवाइड बाय 8, यानी 9 kg। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है,
हाउ मच kg हाउस होल्ड शुड रिड्यूस हर कंजप्शन, तो उसे कितनी रिड्यूस करनी चाहिए 1, यानी 9 kg उसे रिड्यूस करनी पड़ेगी, ये आंसर। अगर वो बोलता है इनिशियल और फाइनल कंजप्शन क्या थी, इनिशियल और फाइनल कंजप्शन, तो हम क्या करेंगे, हमें इनिशियल तो दी हुई है 72 kg और नाउ कंजप्शन कितनी होगी 72 माइनस 9 यानी 63 kg। 8 पर 1 kg कम करेगी तो यानी 72 पर 9 kg कम करके 63 kg अब उसको खपत करनी पड़ेगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप गाइस आपको ये समझ आ रहे होंगे क्वेश्चंस, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देते हुए करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर इज़ डिक्रीज्ड बाय 20%, अब इसमें 20% डिक्रीज़ हो रहा है, देन ए हाउस वाइफ परचेज, देन अब ये इसमें थोड़ा सा कुछ एडिशन हो गया है, देन अ हाउस वाइफ परचेज 18 kg मोर शुगर। अब वो क्या करती है 18 kg मोर शुगर परचेज़ कर सकती है, सो दैट हर एक्सपेंडिचर डिक्रीज्ड बाय 8%। फाइंड हर ओरिजिनल कंजप्शन एंड प्रेजेंट कंजप्शन, इट इज़ आवर 6th क्वेश्चन गाइस। तो अब इसमें दोनों निकालना है, ओरिजिनल कंजप्शन भी और प्रेजेंट जो अब उसे कंजप्शन करनी पड़ेगी प्राइस डिक्रीज़ होने की वजह से। तो अगेन 100 पर प्राइस कितना डिक्रीज़ हुआ 20% यानी 80, ठीक है। फिर एक्सपेंडिचर हुआ डिक्रीज़ 8% यानी 92, डिफरेंस कितने का आया 12 का, फ्रैक्शन बना लो, यानी 12 का खर्चा बढ़ेगा कितने पर, कम कर सकती है 80 रुपये पर, तो 4 × 12 4 × 8 0, ये हमारी फ्रैक्शन आ गई, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या कह रहा है, वो 20 kg पर 3 kg मोर खरीद सकती है, यानी अगर ओरिजिनल किससे दर्शाता है 20 kg से दर्शाता है, ठीक है। हमें बल्कि इसको ऐसे कंफ्यूज मत हो, यानी 20 पर 3 kg मोर खरीद सकती है, लेकिन एज़ पर क्वेश्चन वो क्या कह रहा है 3 kg इक्विवेलेंट टू 18 kg, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई 6 kg। तो अब क्वेश्चन निकालो, ओरिजिनल कंजप्शन क्या है 20, तो 20 की वैल्यू क्या आ गई 20 × 6 120 kg, और नाउ कंजप्शन क्या होगी, नाउ 20 पर 3 यानी 23, तो 23 की वैल्यू 23 × 6 6 12 13 138 kg। अब वो 138 kg की खपत कर सकती है, पहले वो 120 की करती थी क्योंकि प्राइस डिक्रीज़ हो गया है। तो आई होप गाइस you are getting all the points very clearly. Next question is, if the price of sugar is increased by 25%, increased हो गया है 25%, then a housewife purchases 8 kg less sugar, अब वो less sugar ले पा रही है, so that her expenditure only increased by 5%. What will be her initial consumption? चलो सेम तरीका, 100 पर प्राइस क्या हुआ है इंक्रीज़ हुआ है 20% यानी 125, एक्सपेंडिचर उसको कितना बढ़ाना है सिर्फ 5% बढ़ाना है यानी 105, डिफरेंस कितने का हुआ 20 का, तो 20 की खर्चा कम करेगी 125 पर, 5 के 20 और 5 पे 25, ठीक है। अब वो क्या कह रही है, यानी इस फ्रैक्शन से हमें पता लग रहा है 25 kg पर की जगह 4 kg कम खपत करेगी, 25 पर 4 की, तो एज़ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है 4 की वैल्यू 8 kg है, 1 की वैल्यू 2 kg, तो इनिशियल 25 की वैल्यू हो गई 25 × 2, यानी पहले वो 50 kg की खपत कर सकती थी, अब कितने की खपत करेगी वो 21 की, तो 21 की यानी अब उसे सिर्फ 42 kg चीनी खर्च करनी पड़ेगी।
तो आई होप गाइस आप समझ पा रहे हैं सब क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा 7th क्वेश्चन था गाइस, ठीक है। और अब हम करेंगे 8th क्वेश्चन। इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर इज़ इंक्रीज्ड बाय 30%, अब प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज़ हो रहा है हमारा 30%। अब देखो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गया है गाइस। 30%, देन ए हाउस वाइफ परचेजेस 12 kg लेस शुगर विद इन ₹200। मतलब अगर वो 200 रुपीज़ खर्च करती है तो उसे उस 200 रुपये में 12 kg चीनी कम मिल पा रही है। फाइंड द इनिशियल प्राइस एंड इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ द शुगर पर केजी। अब पर केजी के हिसाब से हमें रेट निकालना है, तो बेसिक चीज़ वही रहेगी, प्राइस निकालो। प्राइस इंक्रीज़ हुआ 30% यानी 130, ठीक है। एक्सपेंडिचर, अब एक्सपेंडिचर कुछ नहीं था तो यानी अब हमारा फ्रैक्शन यही काम करेगा कि 30 की खपत कितने पर, 130 पर कम करनी पड़ेगी, तो यानी 3/130 आ गया। लेकिन अब 3/13 आ गया, तो यानी 13 पर 3 की कम करनी पड़ेगी। लेकिन एज़ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, 3 की वैल्यू 12 kg, 1 की वैल्यू 4 kg, ठीक है। 1 की वैल्यू 4 kg, तो ओरिजिनल 13 की वैल्यू, यानी हम लिख सकते हैं इनिशियल या ओरिजिनल 13 की वैल्यू 13 × 4 52 kg करती थी, कितने पर, 200 रुपये विद इन 200, ठीक है। और नाउ अब कम करेगी, यानी 13 - 3 करेगी यानी 10 करेगी, और अब यानी 10 × 4 40 kg करेगी, कितने रुपए में, 200 रुपये में 40 kg। तो यानी अब रेट कितना हो गया है इंक्रीज़ होने से, 5 रुपये पर केजी, 5 रुपये पर केजी, और इसमें आ जाएगा हमारी वैल्यू 3.9 रुपीज़ पर केजी, और अब प्राइस है 5 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। इंक्रीज प्राइस और इनिशियल प्राइस यहाँ से आना है। तरीका सब कुछ वही है, बस ये रुपीज़ पर केजी निकालना है, तो रुपीज़ डिवाइड बाय केजी कर दो, तो रुपीज़ पर केजी आ गया, ठीक है। बेसिक चीज़ जो है वो वही चलेगी हर क्वेश्चन में, किसी में भी कुछ भी चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे जो क्वेश्चन ने पूछा है हम उस तरह से ऐड और डिलीट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज ए गर्ल is said to multiply a number by, कोई नंबर दिया उसको कि 5/3 से डिवाइड करो, बट शी mistakenly multiplied that number by 3/5. Find the percent error इन रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट आएगा जो उसमें क्या एरर रहा होगा। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, 5/3 लिखो, 3/5 लिखो, दोनों का एलसीएम निकाल लो, इसको भी इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 एलसीएम क्या आ गया 15, 5/3 × 15 यानी 25, और ये आ गया 3/5 × 15 यानी 9। डिफरेंस कितने का है, 16 का डिफरेंस है। और ओरिजिनल चीज़ क्या थी, 5/3 ये थी, तो 16 डिवाइड बाय 25 × 100, तो यानी एरर कितना रहा उसके कैलकुलेशन में, 64%। आसान है, दोनों लिखो, एलसीएम निकालो, दोनों का एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लो, डिफरेंस को ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 निकाल दो, तो ये आ जाएगा परसेंटेज एरर इन द रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। अब इसको 5/4 और 6/5 है, 5/4 मल्टीप्लाइड दैट नंबर बाय 6/5, तो सीधा सीधा क्वेश्चन 5/4 6/5, एलसीएम आया 20, 5/4 × 20 25, 6/5 × 20 24, डिफरेंस है 1 का, तो 1 का डिफरेंस है 25 पर,
तो यानी 4% एरर है। ये था क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है गाइस, आई होप समझ आ रहे हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, in an election two candidates participated 20% of the votes declared invalid and 48% of the votes got by winner, and winner wins by 800 votes. Find the total number of votes. तो ये क्वेश्चन हमेशा गाइस 100 मान के ही करो, आसान रहता है, क्योंकि 100 पर 20%, 40%, 8% निकालना आसान रहता है। तो टोटल वोट हम मान लेंगे, लेट टोटल वोट इक्वल्स टू 100। ठीक है, टोटल वोट 100 हो गया, इसमें से 20% यानी 80 इनवैलिड, 20 इनवैलिड हो गया और बचा 80 वैलिड। अब वैलिड वोट में से विनर लूज़र बनेंगे, विनर लूज़र। तो अब क्या कह रहा है, 48% ऑफ द वोट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 48% ऑफ द वोट्स। टोटल वोट कितनी है 100, तो 48% ऑफ वोट्स 100 कितना हुआ 48 हुआ। और लूज़र कितनी गेट करेगा फिर 80 माइनस 48, 10 में 4 गए 2, 7 में 4 गए 3, 32। डिफरेंस क्या रहा, कितनी वोट से जीता है वो, 8 में से 2 गए 6, 4 में से 3 गया 1, 16 के डिफरेंस से जीता है। पर एज़ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 की वैल्यू कितनी है 800, तो 1 की वैल्यू हो गई 50 और 100 टोटल वोट की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 इंटू 50 यानी 5000। तो यानी टोटल वोट्स कितनी थी 5000 थी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, 48% ऑफ द वोट्स बोलना है उसने, 48% ऑफ द वैलिड वोट्स नहीं बोला है। ठीक है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, 20% ऑफ द वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड एंड and 70% of the valid votes। अब ये डिफरेंट है क्वेश्चन, वैलिड वोट्स गेट बाय विनर एंड विनर विन्स बाय 9600 votes। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, फाइंड द वैलिड वोट्स एंड टोटल नंबर ऑफ वोट्स। तो अगेन टोटल वोट, लेट टोटल वोट इक्वल्स टू 100, तो इसमें से 20% यानी 20 इनवैलिड हो गई, तो 80 हो गई वैलिड। अब यहाँ से क्वेश्चन ध्यान से चलना है हमें, विनर लूज़र, 70% ऑफ वैलिड यानी 80, तो कितना हो जाएगा 56, और यहाँ 80 माइनस 56 हो जाएगा 24। तो डिफरेंस कितने का रहा, ये 2 5 में 32 वोट से वो जीता। लेकिन एज़ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 32 की वैल्यू कितनी है 9600, तो 1 की वैल्यू 300 और टोटल वोट 100 की वैल्यू हो जाएगी 100 गुना 300 यानी 30,000। और वैलिड वोट कितनी है 80, तो 80 की वैल्यू 80 इंटू 300 यानी 24,000। तो ये दोनों हमारे आंसर हैं। तो आई होप गाइस आप समझ पा रहे हैं चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन 13
इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टी डिड नॉट वोट। अब इसमें है 20% ऑफ द वोटर्स, 20% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट वोट, उन्होंने वोट नहीं करी। एंड 12.5% ऑफ द वोट, एंड 12.5% ऑफ द votes declared invalid. Winner wins by 60% of valid votes and get 560 votes. Find the टोटल नंबर ऑफ वोट्स। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालनी है गाइस। तो अगेन देखो 20% ने वोटर्स ने वोट नहीं करी, हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन जो वोटिंग अपने आप में हुई है वो तो तब उसको तो 100% ही मानेंगे ना, जितनी भी वोटिंग हुई, तो टोटल वोटिंग तब भी 100 ही रहेगी। ठीक है, तो इसके बाद इसमें से 12.5% यानी 1/8। एक मिनट गाइस, नहीं माइनस होगा भाई, माइनस होगा। एक मिनट गाइस प्लीज़ होल्ड, एक मिनट। सॉरी गाइस, वो बीच में थोड़ा बच्चे को देखना पड़ता है, सॉरी गाइस, वो बीच में थोड़ा सा बच्चे को देखना पड़ा इसलिए। तो होगा भाई, इसमें होगा कि 20% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट वोट, यानी 20% वोटर नहीं हुई तो 80 हुई वोटिंग। ठीक है, 80 वोटिंग हुई, 100 वोटर्स थे, वोट्स थी। ठीक है, 20% ने वोटिंग नहीं करी यानी 20 ने नो वोट, तो यानी 80 वोटिंग हुई, 80 वोट्स हुई। फिर 12.5% इसका यानी 1/8 ऑफ 80, 10 हो गई इनवैलिड। 80 में से 10 इनवैलिड हो गई, 10 इनवैलिड, तो वैलिड हुई 70। पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे चलो बेटा, इसको मत हिलाओ, पीछे चलो, ले जाओ लेके आओ। वैलिड हुई 70। अब वो क्या कह रहा है, विनर विंस बाय, विनर ने कितनी करी 60% ऑफ 70 यानी 42 विनर ने ली, तो 70 माइनस 42, 10 में से 2 गए 8, 28 किसने ली, लूज़र ने ली। तो कितने वोट से जीता ये, 8 4 12, 14 वोट से जीता। लेकिन एज़ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 की वैल्यू है 560, 1 की वैल्यू 40। निकालने क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ वोट्स, टोटल नंबर ऑफ़ वोट्स यानी 100 की वैल्यू क्या होगी, 100 to 40, 4000 आंसर होगा गाइस। तो आई होप आपको समझ आ रहा है। उसमें देखो हमें वोट्स निकालनी है, तो वोट्स तो जितने वोटर्स हैं उतनी ही हुई ना, तो ये हमें 100 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, मुझे कन्फ्यूज़न था कि शायद वो नहीं लेगा। तो ये था हमारा 13th क्वेश्चन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन। In an exam, 25% of students failed in maths and 20% of students failed in English and 16% students
failed in both subjects. If 284 students passed in both subjects, find the total number of students in the class. हमें बताया हुआ है कि 25% तो फेल हो गए मैथ्स में और 20% हो गए इंग्लिश में फ़ेल, और 16% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में फ़ेल हैं, और पास टोटल कैंडिडेट 284 है। तो हमें टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बताने हैं क्लास में। तो इसका देखो आसान सा ट्रिक है करने का। मैथ के निकाल लो फेल 20, इंग्लिश के फेल, मैथ के 25, इंग्लिश के 20, तो यानी 45 तो हैं जो फेल हैं। और बोथ में कितने फेल हैं? बोथ फेल 16, तो इसको माइनस कर दो। तो यानी 29 तो कंफर्म हो गए फेल स्टूडेंट्स। तो ये हमने लेट टोटल 100 पे मानना है, लेट टोटल स्टूडेंट्स 100, ठीक है। तो 29 कंफर्म हो गए, 100 में से टोटल में से फेल और पास। 29 कंफर्म फेल है तो 30 यानी 71 पास है। बट एज़ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पास कितने हैं? 284, तो 1 की वैल्यू हो गई 4, तो टोटल स्टूडेंट 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 400। तो यानी उस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 400 विद्यार्थी हैं। ठीक है गाइस, आई होप समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हो सकता है क्वेश्चन की नंबरिंग में गड़बड़ हो गई हो, तो आप ध्यान देना उस पर कि मैंने कहाँ से क्वेश्चन नंबर नहीं चेंज किया। इन अ विलेज 60% ऑफ फैमिलीज हैव काउ एंड 30% ऑफ फैमिलीज हैव बुल। मतलब कुछ फैमिलीज़ के पास काऊ हैं, कुछ फैमिलीज़ के पास बुल हैं। एंड 15% फैमिलीज़ हैव बोथ एनिमल्स। If there are 96 families in that village, find how many families have no animal। तो हमें ये फाइंड करना है कि कितनी फैमिली के पास कोई भी एनिमल नहीं है। तो गाइस देखो, 30% के पास काऊ है, 60 के पास काऊ है, 30 के पास बुल है, और 15 के पास दोनों है। तो यानी ये 15 इन दोनों में भी काउंट हो रखा है, इसलिए हम माइनस करते हैं कि वो जो 16 स्टूडेंट थे वो मैथ और इंग्लिश के में भी काउंट हो रखे होंगे। तो 2 बार काउंटिंग बचाने के लिए हम ऐसे करते हैं। तो सबसे पहले लेट टोटल फैमिलीज़ हम कितनी मान लेते हैं? 100, ठीक है। फिर काऊ वाली की फैमिली कितनी है? 60, बुल वाली फैमिली कितनी है? 30, तो टोटल हो गया 90। और बोथ कितनी है? बोथ एनिमल वाली फैमिली 15, 8 में से के 6, तो 65 फैमिलीज़ हैं जो कि हैविंग एनिमल्स रखती हैं। तो एज़ पर क्वेश्चन तो यानी 100 में से हमने क्या निकाल लिया? एनिमल और नो एनिमल वाली फैमिली और नो एनिमल वाली। तो 65 एनिमल वाली हैं, और तो इसमें से 40 35 हो गई नो एनिमल वाली फैमिली, ठीक है। लेकिन एज़ पर क्वेश्चन वो क्या कह रहा है? इफ़ देयर आर 100 की जगह वो क्या कह रहा है? 96 फैमिलीज़। तो एक की वैल्यू होगी 96/100, ठीक है। तो फैमिलीज़ हैव नो एनिमल यानी 35, तो 35 की वैल्यू निकाल लो। 35, 5 पे 20, 2 पे 10, 2 पे 48। कुछ गड़बड़ हुई है गाइस, 30 60 ही है क्या?
10 1, हाँ यहाँ गड़बड़ हुई है, 10 में से 5 गए 5, 8 में से 1 गया 7, 75 है और ये 25 है, ठीक है 25 है, तो यहाँ 25 आ जाएगा। 25 यानी 25 चौके 100 और ये हो गया 4 दूनी 8, 4 चौके 16, यानी 24 फैमिलीज़ ऐसी हैं जो कि नो एनिमल वाली हैं। आंसर। तो गाइस ये थी हमारी आज की क्लास परसेंटेज की, और मतलब परसेंटेज की भी लास्ट क्लास थी ये, हमारा परसेंटेज टॉपिक कंप्लीट हो गया है। हम नेक्स्ट चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे। तो आई होप गाइस आपको ये सब कुछ समझ आया है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और गाइस अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है, मेरा सेशन पसंद आया है और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से अपनी वीडियोज़ कंटेंट लेकर आऊँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उसे ये मटेरियल सारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो जाए। तो गाइज़ थैंक यू सो मच।